नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कंप्यूटर का थियरी पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक। और जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा बस केवल उतना ही, फालतू का एक भी नहीं। ठीक। तो अभी अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से तो आप लोगों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना? यही ना? तो चलिए हम देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम जटिल से जटिल गणनाओं को या समस्याओं को सुगमता पूर्वक हल करते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। इसे कंप्यूटर कहते हैं। इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे आपका एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा सीपीयू। यह इसके तीन जो है मुख्य भाग होते हैं। ठीक। चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर का इतिहास और विकास। देखिए, कंप्यूटर का इतिहास और विकास आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, उसमें पूछा क्या जाएगा, सिर्फ हम उसकी बात करते हैं। ठीक। इसलिए आज हम उतना ही बताएंगे आप लोगों को जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है ये वाला, जो देखिए हमने इंडिकेट भी किया है, इंपॉर्टेंट है। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। इसे पास्कलिन नाम दिया। अब यह जो अगर कंप्यूटर पूछा जाएगा कि यांत्रिक कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था या उसका नाम क्या था, तो आप क्या बताइएगा? पास्कलिन ने नाम दिया था। ब्लेज पास्कल ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। ठीक। आगे बढ़े। चलिए, फिर इसके बाद अगला आता है। सन 1822 में सर चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक ने एक इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा। इसे कंप्यूटर का विकास का एक पीढ़ी के रूप में जाना जाने लगा। इसी कारण सर चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अब इतनी जो बातें हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट का देखिए यहाँ पे टिक लगा दिया है। ठीक। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स बैबेज को। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है, अगला इधर आता है आपका। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेपी था जानर मचौली ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम ENIAC रखा। यह दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण है, यह आपका पूछा जा सकता है अब की बार पेपर में। वह इस प्रकार पेपर पूछ लेगा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या नाम है, तो आप क्या बताइएगा? ENIAC। ठीक। या पूछ लेगा कि जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया वह कौन सा कंप्यूटर था, तब भी आप लोग यही आप लोग बताएगा ENIAC। ठीक। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछेगा तब भी आप लोग बताइएगा। तो दोनों बात एक है। ठीक। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं, अब आ जाते हैं सीधे हम कंप्यूटर की पीढ़ियां पर, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां टोटल? टोटल वैसे है 5 पीढ़ियां, लेकिन हम लोग शून्य की पीढ़ी से लेकर चलते हैं। ठीक। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? शून्य की पीढ़ी, जो 1942 से लेकर 1945 के बीच में था। तो इसमें क्या है, इस समय के अंतराल में बने सभी कंप्यूटर शून्य पीढ़ी या जीरो जनरेशन में आते थे। यह कंप्यूटर यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर निम्नलिखित हैं, जैसे आप कौन कौन से हैं? पास्कलिन हुआ, डिफरेंस हुआ इंजन, मार्क वन। ये सब कौन सी पीढ़ी के हैं? शून्य पीढ़ी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। अब प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? इस जनरेशन में
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। कंप्यूटर सर्किट निर्माण निर्वात बल्बों का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन का मुख्य कंप्यूटर निम्नलिखित है। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? ENIAC हो जाएगा, EDSAC हो जाएगा, यूनिवैक, यानी ये सब जो कंप्यूटर हैं ये सब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यह भी आपका पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन। या आपका परिभाषा भी पूछ सकता है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में बताइए, है ना। या पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया, तो आप क्या बताइएगा? निर्वात बल्बों का प्रयोग किया गया या वैक्यूम ट्यूब का, है ना। वैक्यूम ट्यूब का मतलब ही होता है निर्वात बल्ब। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है कंप्यूटर के? द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है? इस पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्वात बल्बों के स्थान पर एक नए हार्डवेयर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जैसे जो निर्वात बल्ब होता है तो आगे चल के इसमें सुधार किया जाता है द्वितीय पीढ़ी में। तो इस प्रकार के कंप्यूटर में या इस प्रकार के पीढ़ी में जो है हार्डवेयर जो होता है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से कंप्यूटर का आकार एवं वजन बहुत कम होता है। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं? PDP-1 है, PDP-B है, फिर PDP-70 है, या PDP-90 है, या PDP-600, 6600। तो ये सब जो कंप्यूटर हैं ये सब द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए हमने जो रेड कलर का बनाया है ये सब क्या है? ये सब ट्रांजिस्टर है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, अगर आपने खुली हुई टीवी देखे होंगे या चार्जर देखे होंगे टूटा हुआ। अगला है आपका तृतीय पीढ़ी, जो कि है 1965 से लेकर 1971 तक। इस पीढ़ी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट नामक हार्डवेयर का आविष्कार हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है आईसी। वही आईसी का जो हम लोग नहीं बार बार कहते हैं कि फोन की ये आईसी खराब हो गई या कंप्यूटर में ये आईसी खराब हो गया, तो उस समय आईसी का आविष्कार हुआ, या उसे चिप भी कह सकते हैं। यह छोटी सी सिलिकॉन की मेटल की चिप होती थी जिस पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते थे। इसके प्रयोग से कंप्यूटर हार्डवेयर में क्रांति आई, जिससे कंप्यूटर का आकार वजन कम हुआ तथा कंप्यूटर की क्षमता की विश्वसनीयता भी बढ़ गई। ठीक, तो उससे क्या हुआ? उसका आकार में और आकृति में क्या हुआ? कमी आई तथा उसकी क्षमता और बढ़ गई। और कौन कौन से कंप्यूटर उस टाइम के थे? तो इस टाइम के जो है प्रमुख कंप्यूटर थे आपका IBM 360, IBM 370, 4300, 38, 3080, PPP-11। उस समय कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 360, IBM 370, IBM 4300। तो ये सब जो कंप्यूटर है उस समय के कंप्यूटर थे तृतीय पीढ़ी के। अब अगला आपका आता है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए कुछ इस प्रकार जो है मदरबोर्ड की तरह जो आपको दिख रहा है, जो बिल्कुल जैसे नहीं चार्जर में होता है बस की तरह, सब कुछ ऐसे ही होता है ट्रांजिस्टर या आईसी। ठीक, अगला है आपका चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी में क्या होता है? तृतीय पीढ़ी के आरंभ में SSI तकनीक का प्रयोग किया गया। SSI तकनीक को सुधार कर नए तकनीक MSI को लगाया गया। इसके बाद MSI में भी सुधार कर LSI तकनीक लाया गया। इसके बाद तकनीक का उत्कृष्ट रूप VISI तकनीक भी आई। इसका भी प्रयोग करने के बाद CPU को एक ही चिप पर बनाया जा सकता था। इससे कंप्यूटर का बहुत छोटा आकार, बिल्कुल आकार में बिल्कुल एकदम कमी आ गई और इसके जो है इसकी क्षमता भी बढ़ गई। तो उस समय के कंप्यूटर थे माइक्रो प्रोसेसर, IBM की 70, PC/AC, है ना। इसके बाद लास्ट आपका आता है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। लेकिन जब आपके उसमें पेपर में पूछा जाएगा तो इतना डीपली, इतना डिटेल कुछ नहीं लिखना है। बस केवल आप यही आपसे पूछ लेगा कि
कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, सीधे सीधे लिखिएगा कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। और उसका आप लोग सन ले सकते हैं, क्योंकि अतुल्य में बस इतना ही आपको उत्तर देना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पंचम पीढ़ी में क्या होता है। इस पीढ़ी इस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर तथा डाटा भंडार क्षमता में प्रत्येक वर्ष में दोगुनी हो गई, मतलब जो पहले के कंप्यूटर थे उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद इस टाइम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल डायरी आदि बनाए गए। ठीक, ये सब क्या थे, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण देखिए कई प्रकार से हुआ है। तकनीक के आधार पर हुआ है, आकार एवं आकृति के आधार पर हुआ है, कार्य एवं क्षमता के आधार पर हुआ है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तकनीक के आधार पे। तकनीक के आधार में आपका हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर बांटे गए हैं तकनीक के आधार पे। ठीक, और अगर हम आकार और क्षमता के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो ये आपका 5 प्रकार का हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, रोबोट कंप्यूटर। तो ये आपका 5 प्रकार का हो जाएगा। ठीक, और अगर हम जरूरत और उद्देश्य के आधार पर बांटेंगे तो 2 प्रकार से हो जाएगा। ये आपका जनरल हो जाएगा पर्पज, एक हो जाएगा स्पेशल पर्पज, यानी कि सामान्य प्रयोग के आधार पे या एक स्पेशल प्रयोग के आधार पर। ठीक, या स्पेशल उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। क्या होता है कि सर्वप्रथम डाटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करते हैं, फिर इसे प्रोसेस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा फिजिकली कैरिएबल होता है। क्या होता है, फिजिकली कैरिएबल होता है। जैसे आपका कौन कौन से इसमें आते हैं, जैसे आप देखे होंगे जो डॉक्टर वगैरह प्रयोग करते हैं, जैसे हार्ट बीट हुआ है ना, जिससे हार्ट बीट मापा जाता है, वो भी किस में आता है, वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो टेम्परेचर जिससे मापा जाता है वो भी आपका किस में आता है, एनालॉग कंप्यूटर में आ जाता है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो भी आपका आ जाता है, या वेट भी जिससे मापा जाता है वह भी आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि ये सब जो डिवाइस हैं ये सब आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इससे मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र के में प्रयोग लाया जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले पर। अगला है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर डाटा को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस करता है। डिजिटल सिग्नल में केवल 2 ही मान संभव है, एक उच्च दूसरा निम्न मान। ठीक, इसी कारण डिजिटल कंप्यूटर में डाटा छोटे छोटे भागों में प्रदर्शित किया जाता है। ये आकार, क्षमता, वजन, कीमत एवं गति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है, पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन से कंप्यूटर हैं। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये आपका पूछा जा सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा इसका आकार बहुत छोटा एवं वजन हल्का होता है और ये बहुत सरल होते हैं, इसीलिए यह सबसे लोकप्रिय, प्रचलित एवं सफल कंप्यूटर है माना जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगे होते हैं। इस चिप पर पूरा सीपीयू लगा होता है और सूक्ष्म आकार के कारण इन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, एक आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक आता है आपका पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल मतलब वही होता है जिसे हम मोड़ सकते हैं, डेस्कटॉप मतलब ये होता है जिसे हम केवल जो है डेस्क पर रख के अच्छे से कार्य कर सकते हैं। ठीक, चलिए आपका आगे चलते हैं अब हम।
आगे वही हमने जो बताया ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, वह कंप्यूटर जो डेस्क पर रखकर चलाया जाता है, जैसे आपका मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड आदि जिसमें लगे होते हैं ना, ये सब क्या आते हैं, ये आते हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत। और दूसरा क्या होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर, वह कंप्यूटर होता है जिसके स्थान पर, जिसे किसी स्थान पर ले जाया जा सकता है आराम से, फिर उसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डिजिटल डायरी हो गया, ये सब आपका आता है पोर्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली तथा अधिक प्रोसेसिंग या पावर वाला होता है, जिसकी गति अधिक, डाटा भंडार क्षमता तथा अधिक कीमत वाले होते हैं। इसके प्रयोग से ऐसी जगह होता है जहाँ पे अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डाटाबेस पर कार्य करते हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल हुआ, बैंक हुआ, अनुसंधान केंद्र हुआ, यहाँ सब मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक, अब अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि यह मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली एवं अधिक प्रोसेसिंग पावर एवं अधिक गति एवं अधिक डाटा भंडार क्षमता एवं अधिक विश्वसनीय होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ हजारों प्रयोगकर्ताओं का सेवा प्रदान करता है, जैसे आपका हो जाएगा IBM 3090, फिर आपका हो जाएगा IBM 6000, फिर आपका हो जाएगा IBM 4381। ये सब जो कंप्यूटर होते हैं, ये सब अधिक क्षमता वाले होते हैं हर चीज़ में। इसके बाद आपका आता है लास्ट सुपर कंप्यूटर। ये आपका सुपर कंप्यूटर पूछा जा सकता है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, या सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए। तो लिखिएगा, यह सबसे अधिक शक्तिशाली एवं आकार में बहुत बड़ा तथा साधारण कंप्यूटर से हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग पावर व अधिक डाटा भंडार क्षमता इनका होता है। इनका मूल्य करोड़ों में होता है। इसमें गलती व खराबी की संभावना नगण्य के बराबर होती है। ठीक, और पूछा जा सकता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है। तो भारत ने भी 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। पहला आपका हो जाएगा परम, दूसरा आपका हो जाएगा अनुराग। ठीक, इसके अतिरिक्त भी और कई बनाए हैं। इसके बाद अगला आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, मिश्रित रूप होता है ना, मिश्रित तकनीक से बना होता है। इसमें डाटा को डिजिटल एवं एनालॉग दोनों रूप में स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार एक जैसे कार्य को करने के लिए जहां पर भौतिक परिणामों को मापकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उन आंकड़ों को डिजिटल सिग्नल में बदलकर विभिन्न गणनाएं की जाती हैं। इस प्रकार भौतिक, भूगर्भ विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि में प्रयोग किए जाते हैं। वे कौन से कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर। अगला है एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं के मापन में कार्य करते हैं, लेकिन डिजिटल क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर गणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करता है। फिर अगला पॉइंट है एनालॉग कंप्यूटर में इसका प्रयोग मुख्यतः विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, और डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग लगभग, इसका भी प्रयोग जो जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है इन्हें एक विशेष कार्य के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ही बनाया जाता है, यानी कि इनसे हम कई कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें मेमोरी बहुत सीमित होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी बहुत अधिक होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 2 पॉइंट, एक पॉइंट और है। 5वां पॉइंट है इसमें परिणामों की शुद्धता कम होती है, लेकिन डिजिटल वाले में परिणामों की शुद्धता अधिक होती है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछिएगा कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो कंप्यूटर कौन कौन सी विशेषताएं हैं? गति है, स्वचालन है, शुद्धता है, उच्च संग्रहण क्षमता है। ये सब क्या है? कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं। अब कंप्यूटर की कमियां क्या क्या हैं? स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, बिल्कुल जो आप उसमें इंटर करेंगे, जो आप उनमें आदेश देंगे वही वो कार्य करेगा, ऐसा तो है नहीं अपने मन से कार्य कराएगा। सह आत्मरक्षा में सक्षम होता है, यानी कि वह अपने आप को खुद को बचा नहीं सकता। या बरसात होगी तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर रखा हुआ है तो फिर वो अपने आप अंदर चला जाएगा, ऐसा तो कर नहीं पाएगा कंप्यूटर। बुद्धिमत्ता की कमी होती है, तो हाँ बिल्कुल वो उसके पास कोई अपना दिमाग ऐसा नहीं होता कि वो अपने सोच समझ के कोई कार्य करे। ठीक, सामान्य ज्ञान की उसमें कमी होती है। ठीक, अगला है कंप्यूटर के प्रयोग या अनुप्रयोग। तो किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? यह भी आपका जो है 1 नंबर में पूछा जा सकता है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बताइएगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं हम, मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान के कार्यों में, है ना। इन सभी के क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर के लाभ। तो कंप्यूटर कौन कौन से लाभ हैं? कुशल एवं व्यापक गणना स्तर कर लेता है कंप्यूटर अच्छे से। इससे नेटवर्किंग में भी सहायता मिलती है तथा सुरक्षा भी रहती है। ठीक, सुरक्षा कुछ ऐसे रहती है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से घर बैठे हुए कार्य कर लेंगे, तो आपको सुरक्षा प्रदान हो जाना। इसके बाद डेटा का स्थायित्व होता है, डाटा बिल्कुल सुरक्षित होता है एवं अच्छा शैक्षिक उपकरण भी है ये। ठीक है, कंप्यूटर कुछ हानियाँ भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं जब किसी चीज़ कोई लाभ होता है तो उसका हानि भी होता है। प्रयोगकर्ता पर निर्भरता आती है, त्रुटियों को सही नहीं करता, यानी कि जो उसमें त्रुटियां रहती हैं वो उसको अपने दिमाग से वो नहीं सही कर पाता है। ठीक, जो उसमें टाइप कर दिया गया वो ये नहीं समझ पाता कि ये गलत लिखा गया या सही लिखा गया है। उसको जो आदेश या जो निर्देश मिलता है वो वैसे ही कार्य कर देता है। ठीक, अगला पॉइंट है विद्युत आपूर्ति और चौथा पॉइंट है उपयोगकर्ता के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। ठीक, अगला कंप्यूटर सिस्टम के घटक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कंप्यूटर सिस्टम के घटक। तो कंप्यूटर सिस्टम के 2 घटक हैं, पहला आपका है हार्डवेयर, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर के वे भाग जो दिखाई देते हैं तथा उन्हें स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक, चलिए अगला है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है यह आपका इम्पोर्टेंट है और 2019 में पूछा भी गया था। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेज हैं जिनके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है, अर्थात जिन डिवाइस की सहायता से डाटा, आंकड़े आदि कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि वह यूजर के निर्देशानुसार कार्य कर सके, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस, टच स्क्रीन, ईटीसी, यानी कि आदि। ये सब क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसे हम छू नहीं सकते। अगर आपको बोला जाएगा कि आप आवाज़ को छू लीजिए तो क्या आप छू पाएंगे? जैसे आपका इनपुट डिवाइस एक कीबोर्ड है ना, तो आप क्या करेंगे जब कोई भी एंटर आप दाबेंगे, कोई बटन जो उस पर जो जाके छपेगा, तो क्या आप उस अक्षर को आप पकड़ पाएंगे? आप नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे आगे बढ़ें। अगला है इनपुट डिवाइस। कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं ये आपका दिया गया। जैसे आपका पहला माउस,
दूसरा कीबोर्ड, तीसरा लाइट पेन, चौथा है ट्रैक बॉल, पांचवा स्कैनर और छठा है जॉय स्टिक और सातवां है माइक और आठवां कैमरा। ये सब जो है ये सब आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं और पूछ लेगा कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से बता सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है आपका माउस। माउस क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं एक चूहे के आकार का होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यह चूहे जैसा दिखने वाला पॉइंटर डिवाइस है। इसके निचले भाग पर एक बॉल लगी होती है। समतल पर घुमाने पर कर्सर भी घूमता है। इसमें 3 बटन होते हैं। कौन कौन 3 बटन होते हैं? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। यही है तीनों बटन। ठीक, पहला आपका देखिए यहाँ पर राइट बटन है, दूसरा लेफ्ट बटन है, तीसरा स्क्रॉल बटन है। ठीक, जिससे हम आगे पीछे कर सकते हैं। यह भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल। अब इसके बाद आते हैं कीबोर्ड पर। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। यह एक टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसके माध्यम से कैरेक्टर, सिंबल, नंबर्स आदि हम टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे पत्र लिखने या एग्जाम का प्रश्न पत्र बनाने में हम इसका अधिक प्रयोग करते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 101 की होती है और अगर सामान्यतः पूछा जाएगा तो आपका 106 की होती है। ठीक, इसके बाद आपका आता है पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के भाग। तो आपका जो है एक होता है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की में ये होता है केवल 1 से लेकर 9 तक या 0 से 9 तक के अंक होते हैं तथा इसमें अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर जेड तक होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ठीक, और दूसरा आपका हो जाता है फंक्शन की। फंक्शन की में क्या होता है कि इसमें 12 बटन होती हैं, F1 से लेकर F1, F2, F3 से लेकर F12 तक। ठीक, जैसे F5 से क्या करते हैं हम लोग? रिफ्रेश करते हैं। ठीक, कंप्यूटर को। इसके बाद चौथा है कर्सर की होता है। कर्सर की मतलब उसमें कीबोर्ड में ये होता है कि इधर उधर कोई भी चीज़ को स्लाइड पर यानी कि डिस्प्ले पे करने के लिए, जैसे दाएं बाएं आगे पीछे करने के लिए, दाएं बाएं आगे पीछे करने के लिए क्या हम लोग करते हैं? कर्सर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला है कंट्रोल की। कंट्रोल की में क्या होता है? यह एक संयोजन की होती है जिसे आप लोग कंट्रोल या अल्ट या ESC, ये सब क्या है? ये सब कंट्रोल की के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? यह वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम घटनाओं का प्रसार करता है। इसके माध्यम से विश्व के किसी भी भाग में बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं। इसे वेब कैम भी कहते हैं। यह लैपटॉप में अत्यधिक छोटा एवं पतला होता है जबकि डेस्कटॉप में अलग से जोड़ना पड़ता है। ठीक, अगला है आपका स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। स्कैन की गई कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक इमेज स्कैनर, एक उद्देश्य स्कैनर। ठीक है, विशेष स्कैनर वैसे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका पहला हो जाएगा आपका OMR स्कैनर, है ना, जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जो क्या करता है, उसका फुल फॉर्म होता है और उसको स्कैन करके आप लोगों की कॉपी वगैरह चेक की जाती है। जैसे हम लोग नहीं एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो किससे चेक होती है? वह इसी स्कैनर से चेक होती है। इसके बाद अगला है बारकोड रीडर। अब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ही बता दे रहे हैं। यह भी आपका सुपर मार्केट में जब आप जाएंगे तो कोई चीज़ खरीदेंगे या शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ से भी क्या होता है, बारकोड हम लोग यूज करते हैं ना,
तो वहाँ पर भी बार कोड का यूज किया जाता है। इसके बाद एक आता है आपका जो है OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे किसी भी स्कैन किए गए दस्तावेजों एवं छवियों को टेक्स्ट को पहचानने में किया जाता है आमतौर पर। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बातें अभी है यहाँ पे लाइट पेन। लाइट पेन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह पेन का आकार का प्रकाश संवेदी पॉइंट डिवाइस है। कंप्यूटर पर जब कोई रेखा चित्र प्रेषित करना हो तो इसका यूज करते हैं, इसे डिजिटल पेन भी कहते हैं। ठीक, लाइट पेन क्या होता है, यह पेन के आकार का प्रकाश संवेदी पॉइंट डिवाइस है। कंप्यूटर पर जब कोई रेखा चित्र प्रेषित करना होता हो तो इसका यूज करते हैं, इसे डिजिटल पेन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है CPU प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है आपका CPU। CPU क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह जो है आपका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा होती है। CPU क्या होता है, देखिएगा, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। इसकी तुलना मानव के मस्तिष्क से किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का अन्य भाग मस्तिष्क के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर के सभी अंग इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी आदि CPU के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। ठीक है, CPU के 3 भाग होते हैं। पहला आपका होता है CPU, दूसरा है ALU और तीसरा है MU यानी मेमोरी यूनिट। ठीक, अब CPU क्या होता है, CPU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल यूनिट, है ना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी सभी डिवाइसों व उनके सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ALU को निर्देश देता है कि इनपुट किए गए डाटा पर कौन से ऑप्शन प्रोग्राम कार्य करने हैं, कौन से नहीं। ALU का यह इनपुट डिवाइस को डाटा व निर्देशों को रीड करने के लिए निर्देश देता है। ठीक, ये सब वो कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक, फिर इसके बाद अगला आ जाता है ALU। तो इसका पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक, CPU उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये ALU आपका महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, ALU का कार्य गणना करना होता है, जो कि कंप्यूटर द्वारा गणना वाले सभी कार्य ALU द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, जैसे आपका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि ये सब होते हैं। ये सब आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करते हैं। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए अगला आता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग के समय भंडारण क्षमता की अधिकता या आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर सिस्टम के डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और यह प्रोसेसिंग की गति को भी तेज करता है। ठीक है, यह प्रोसेसिंग की गति को भी क्या करता है, तेज करता है। अगला है आपका स्टोरेज डिवाइस यानी कि भंडारण क्षमता। यह आपका पूछा जा सकता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, मेमोरी कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, जहां डाटा को प्रोसेसिंग के समय से स्थिर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे दोबारा उपलब्ध कर लेते हैं। मेमोरी में डाटा संग्रहण के लिए अनेक स्थान निर्धारित होता है। इनकी संख्या निश्चित होती है, जैसे मेमोरी की क्षमता कहते हैं जिसे, और ये आपका कई रूप में होता है। जैसे आपका होता है 256 KB, जैसे आपका है 256 KB, 25 MB, 2 GB या 4 GB या 8 GB। ये सब क्या है, ये सब स्टोरेज डिवाइस के अंतर किए जाते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं चिप, तो चिप क्या होती है, या मेमोरी, वह एक स्टोरेज डिवाइस ही होती है ना, जिसमें हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं या इकट्ठा करते हैं।
स्टोरेज डिवाइस का वो जो डाटा है वह बाइनरी संख्या यानी कि 0 1 में वह परिवर्तित करके वह उसी में अपना सेव करता है। वो किसी भी चीज़ को 0 और 1 में समझता है। और आपका यह भी पूछा जा सकता है कि 4 बिट बराबर कितने निब्बल होते हैं। जैसे ये कन्वर्टिंग है ना, कौन सा केबी बराबर कितने एमबी होता है। तो आप लोग देखिएगा 4 बिट बराबर 1 निब्बल होते हैं और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अगर 1024 बाइट की बात की जाए तो उसमें 1 केबी होता है और 1024 केबी बराबर क्या होता है 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी तथा 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। अगर इन सब का फुल फॉर्म पूछा जाए तो केबी बराबर होता है किलो बाइट, एमबी बराबर होता है मेगाबाइट और जीबी बराबर होता है गीगाबाइट तथा टीबी बराबर होता है टेराबाइट। ठीक। अगला है टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी के भाग। तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग होते हैं। पहला आपका रैम, दूसरा रोम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इम्पॉर्टेंट। और दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी यही सब आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह सेमीकंडक्टर धातु से बनाई जाती हैं। इसमें किसी भी डाटा को अस्थायी रूप से कम समय के लिए रखा जाता है तथा इसकी भंडार क्षमता द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा कम होती है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। इसके बाद हम देखेंगे रैम के बारे में और रोम के बारे में। ठीक, अगला है रैम, जिसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्तमान में प्रोसेस हो रहे डाटा को रखा जाता है। इससे डाटा पढ़ा और लिखा भी जा सकता है। यह मेमोरी तब तक अपने अंदर डाटा स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर में विद्युत रहता है। यानी कि पावर खत्म होते ही वह डाटा तुरंत डिलीट हो जाता है अगर हम उसको सेव ना करें तो। ठीक, जब हम सेव कर लेते हैं तो वह आपका रोम में चला जाता है। और जब तक हम कंप्यूटर पे डाटा कार्य करते रहते हैं, जब जब तक उसमें करंट यानी कि पावर रहता है, तब तक वो आपका रैम में एक्सेस रहता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रोम। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी आपका देखिए 2015 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था। ठीक, तो रोम क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी, रोम है ना, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इस प्रकार के मेमोरी में स्टोर डाटा को पढ़ा जा सकता है तथा कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है। और स्टोर डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंप्यूटर के फंक्शन के अनुसार निर्देश पहले से ही स्टोर होते हैं जब कंप्यूटर बनता है। यह निम्न प्रकार का होता है। जैसे कितने प्रकार का है, जैसे होता है प्रो रोम, ई रोम, ई प्रोम, है ना, ये सब होते हैं रोम के प्रकार। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार की मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जा सकता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं है, इसकी भंडार क्षमता प्राथमिक मेमोरी से अधिक होती है। इसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से फाइल को खोलकर देख सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। जैसे आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आदि। ये सब क्या होते हैं, ये सब द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश डिस्क
या फ्लैश मेमोरी, और तीसरा हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। वैसे ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इसी में से एक हार्ड डिस्क ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, हार्ड डिस्क क्या होता है? यह डिस्क कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर लगी होती है। यह फ्लॉपी डिस्क के समान परंतु आकार में बड़ी और तीव्र गति से चलने वाली होती है। इसमें अनेक डिस्क एक के ऊपर एक लगी होती है। यह कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस भी है। देखिए कुछ इस प्रकार होता है। देखिए हार्ड ड्राइव कुछ इस प्रकार होता है, हमने चित्र बनाया है, और यह डाटा के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ी होती है। ठीक, इतनी बातें अगर जानते हैं, इतनी बातें आप लिख देंगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, वैसे चित्र नहीं बनाना है आपको को, परेशान मत होइएगा। और इधर देखिए फ्लॉपी डिस्क आपको नहीं पढ़ना है, मैग्नेटिक डिस्क आपको नहीं पढ़ना है, इधर फ्लैश डिस्क भी नहीं पढ़ना है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं पेन ड्राइव पर, ये महत्वपूर्ण है। पेन ड्राइव क्या होता है? यह छोटा सा अधिक भंडारण क्षमता वाला भाग है। इसके माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, ले जा सकते हैं। अर्थात यह पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब वही होता है जैसे हम किसी चीज़ को कहीं पे आराम से ले जा सकते हैं, मोड़ कर उसे, और अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये कितने में आता है? आपका 2 GB के सेक्शन में आता है, 4 GB में भी आता है, 8 GB में भी आता है, 16 GB, 32 GB में भी आता है। ठीक, अधिकतम एक जो है बनाया गया था 256 GB की पेन ड्राइव, जो बाज़ार में सबसे ज़्यादा डाटा की मतलब उतारी गई थी। तो कितनी थी? 256 GB की। ठीक, चलिए, अब आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? यह एक छोटी सी चिप होती है। इसका उपयोग फोटो, वीडियो एवं अन्य सूचनाओं को सुरक्षा करने में किया जाता है। इसका उपयोग मोबाइल, डिजिटल कैमरा आदि में भी प्रयोग किया जाता है तथा इसकी भंडारण क्षमता अलग अलग हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद अब आगे आ जाइएगा। आगे है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर को जो सूचनाएं व निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार कंप्यूटर ने जो कार्य किया उसको जानने के लिए कंप्यूटर हमारे पास विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित करता है। ये उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यानी कि हमने जो कोई भी कार्य हम लोग करते हैं और जिस माध्यम से वो आउटपुट हमें जो मिलता है वही आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक, जैसे हमने क्या किया, कोई भी चीज़ निर्देश दिया कंप्यूटर को, तो वह क्या किया, वह उस निर्देश को पालन करते हुए उसका रिजल्ट निकाल दिया। यानी कि वो उस पर कीबोर्ड पर, यानी कि जो बोर्ड होता है यानी कि मॉनिटर, उस पर वो दिखा दिया, तो वह क्या हो गया, वह आपका आउटपुट हो गया। ठीक, और जैसे हम लोग प्रिंटर से जब कोई भी चीज प्रिंट करवा के जब बाहर निकलवाते हैं तभी वह आपका आउटपुट हो जाता है। ठीक, चलिए, इसका मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर देखिएगा, यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के प्रत्येक कार्य को निरंतर देखा जा सकता है। यह देखने में टीवी जैसा दिखता है जिसे तार द्वारा सीपीयू से जोड़ देते हैं। यह टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके बाद आगे है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को प्रिंट करने में काम आता है, अर्थात सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। इसका प्रयोग बुक, चित्र आदि को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं प्रिंटर का प्रयोग क्या होता है। कोई भी चीज़ हम लोग को जब प्रिंट करवाना होता है तो प्रिंटर से ही तो करवाते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर स्याही से लगे रिबन से कागज़ पर छपाई करता है। यह सीधे सीधे पेपर से अटैच रहता है। यह टाइपराइटर की तरह होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? इस प्रकार के कागज़ और रिबन का कोई संपर्क इसमें नहीं होता है। यह मशीन द्वारा किरणें
या केमिकल स्याही की टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। ठीक, इसमें कौन कौन से आते हैं? आपका इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? आपसे केवल बस यही पूछा जाएगा कि प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग केवल यही लिखिएगा प्रिंटर के 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, बस इतना ही लिखना है। अगला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इस प्रिंटर में नोक का प्रयोग किया जाता है। ये नोक छोटे छोटे बूंदे या छोटे छोटे बुलबुले बनाते हैं जो स्याही की बूंदों में बदल जाते हैं और इस प्रिंटर द्वारा छपाई हो जाती है। इस प्रिंट में टेक्स्ट और ग्राफिक की गुणवत्ता उत्तम होती है। अगला है लेजर प्रिंटर। लेजर, इसमें लेजर बीमा का प्रयोग करके इमेज को प्रिंट किया जाता है। यह अधिक आधुनिक प्रणाली का प्रिंटर है। यह एक प्रकार में पूरे पेज को प्रिंट कर लेता है, या एक ही बार में पूरे पेज को प्रिंट कर लेता है। इसकी स्पीड पेज प्रति मिनट में मापी गई है। ठीक, अगला है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर से कार्य कराने के जो आदेश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं उन्हीं निर्देशों को समूह को प्रोग्राम कहते हैं तथा इन्हीं प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, इन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक बक्सा के समान है, क्योंकि जब उसमें कुछ चलेगा ही नहीं, जब कोई कार्य उसमें होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक बक्सा ही तो है। कंप्यूटर क्या है? उसमें कुछ केवल सब प्लास्टिक का सब बना होता है सब। जब तक उसमें लाइट नहीं आए, करंट नहीं आएगा, जब तक उसमें चलेगा नहीं स्क्रीन पर कुछ, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है एवं कार्य को करने के लिए प्रोग्राम हेतु अनुमति प्रदान करता है। यह अन्य सॉफ्टवेयरों को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक, इधर है सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं। ये सब आपको नहीं पढ़ना, ना लिखना है, पेपर में न तो आएगा। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए, जो है ये भी आपका नहीं आएगा पेपर में, अनुवाद वगैरह, ट्रांसलेटर वगैरह, ये सब कुछ नहीं आएगा। हाँ, आएगा आपका क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए, ये वाला महत्वपूर्ण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है या किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह कंप्यूटर को यूजर की इच्छा अनुसार डाटा को प्रोसेसिंग में सहायता प्रदान करता है। जैसे आपका हो जाएगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कोई होता है वो किसी एक स्पेसिफिकेशन या स्पेशल किसी भी कार्य करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक, चलिए, अब जैसे आपका MS वर्ड है तो इसमें क्या होगा? इसमें आप कंटेंट टाइप करेंगे या प्रश्न पत्र बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें फ़ोटो खींच कर फ़ोटो साफ़ करेंगे, ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। तो फ़ोटो साफ़ करने का एक फ़ोटो शॉप का कार्य होता है, एक्सेल का काम होता है सीट बनाना, पावर पॉइंट का काम होता है PPT बनाना। सबका अलग अलग अपना एक कार्य होता है ना, तो बस वही चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब आपका कुछ नहीं है, ये सब आपका लैंग्वेज आप लोगों में। हाँ, एक बार इसको थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा कि लैंग्वेज क्या होते हैं। लैंग्वेज आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है लो लेवल लैंग्वेज, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, इसके भी लो लेवल लैंग्वेज के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है मशीनी लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक, बस इतना ही समझिए। इसके बाद आपका लैंग्वेज में आ जाइए आप। मशीनी लैंग्वेज कुछ होता है, कुछ होता है असेंबली लैंग्वेज। तो ये सब आपका महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक, क्योंकि
आप लोग बस उतना ही पढ़िए जितना कि आप लोगों के पेपर में आ जाए सीधे सीधे। ठीक, चलिए अब हम सीधे सीधे चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, क्योंकि वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहले यही क्वेश्चन वो पूछ ले सकता है लघु उत्तरी में कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयरों का समूह होता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के मध्य संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से हैं, देखिएगा। पहला कार्य होता है उसका प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने में क्या चीज़ होता है, जब कोई भी यूजर किसी प्रोग्राम को चला रहा होता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। किसी भी कार्य करने को या किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित साधनों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत सीपीयू, मेमोरी, फाइल, इनपुट, आउटपुट आदि ये सब जो होते हैं, ये सब जो मिलकर कार्य करते हैं, इसे कहते हैं प्रोसेस। इसके बाद अगला होता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आइए आपका फाइल मैनेजमेंट। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि फाइल संबंधी इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है। क्या है, इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है जो प्रत्येक फाइल का नाम होता है, जिस नाम से उसे निर्देशित करते हैं। उस फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी डायरेक्टरी के अधीन स्टोर करते हैं। ठीक, अच्छा, जो चीज़ें हम मतलब छोड़ दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पे आपके इसी इनकार्नेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिए अगर आपकी इच्छा होगी तो। ठीक, चलिए अगला है संचार। संचार क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम व यूजर के मध्य क्या करता है, यह संबंध स्थापित करता है। ठीक है, या संचार प्रदान करता है। सुरक्षा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। यह डाटा व अलग अलग प्रोग्राम को इस प्रकार प्रबंध करता है कि वे एक दूसरे में बाधा उत्पन्न ना करें। ठीक, कहने का मतलब जो जिसको कार्य दिया गया है कंप्यूटर में, जो जिसको निर्देश दिया जाएगा वो वही कार्य करे। ऐसा नहीं है हम निर्देश कुछ दे रहे हैं, काम कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है वह उसको मैनेज करता है। ठीक, इधर ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ हानि ये सब कुछ नहीं पूछेगा आप सबसे। आप सब आइए तुरंत, जो है ये सब बिल्कुल कुछ नहीं पूछेगा। अब आइए आप लोग विंडोज पर। विंडोज क्या होता है, विंडो को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जो लगभग 90% कंप्यूटर में विंडोज का इस्तेमाल होता है। इस समय के लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 है। इस समय देखिए आपका विंडो 12 भी आ गया है शायद, और विंडो 11 तो हमने भी मान लीजिए यूज कर रहा हूँ। तो विंडो कंप्यूटर के सिस्टम में बहुत देखिए आप विंडो वर्जन जो होता है ना, आप 11 लिखेंगे तभी आपका सही हो जाएगा। और अगर आप विंडो जो लेटेस्ट वर्जन जो आया है विंडो 12, अगर आप वो लिखेंगे तभी आपका सही है। ठीक, विंडोज कंप्यूटर के सिस्टम को बहुत ही फ्रेंडली बनाता है और इसी वजह से विंडोज को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। विंडोज को किसने बनाया था, तो विंडोज को बनाने वाले 1983 में बिल गेट्स ने विंडोज का सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया, जिसे जो बहुत पॉपुलर हुआ। पॉपुलर विंडो हुआ आपका विंडो एक्सपी, जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था। हालांकि इसके पहले भी कई विंडो लॉन्च हुए, लेकिन वो सब पॉपुलर नहीं है। अगर पॉपुलर में पूछेगा तो कब विंडो एक्सपी हुआ, क्योंकि विंडो एक्सपी जैसे विंडो 7 है
उस प्रकार विंडो एक्सपी भी कुछ ऐसे ही था, बहुत अच्छा वो भी चलता था। हमने विंडो एक्सपी भी यूज किया है। इसके बाद विंडो के फ़ायदे, तो विंडो के फ़ायदे जो है आप लोग देख लीजिए। इसके इस्तेमाल करने से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना से बेहतर आसान होता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप में मिलती हैं तथा एप्लीकेशन को खोलने के लिए आइकन पर ही टच करके खोल सकते हैं। और यह एक गेमिंग सपोर्टिंग विंडो भी है। ठीक, चलिए अब इधर जो है ये, अब आपका इधर आता है महत्वपूर्ण डॉस। डॉस क्या होता है ना, यह सबसे लोकप्रिय व प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करना। इसके दो वर्जन हैं, कौन कौन से, पीसी डॉस और एमएस डॉस। पीसी डॉस का निर्माण आईबीएम ने किया था और एमएस डॉस का पूर्ण नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। ठीक, डॉस के कार्य क्या है, डॉस के कार्य हैं निर्देश के आधार पर मॉनिटर पर प्रदर्शित करना या मॉनिटर पर प्रदर्शित करना। अगला है सीपीयू, मेमोरी एवं अन्य हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करना। फिर इसके बाद अगला आपका आ जाता है यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, यह भी आपका जैसे आपका वो है ना विंडो है, वैसे आपका ये एक यूनिक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं, तो यह भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको भी याद करिएगा। अगला है लाइनेक्स। लाइनेक्स में क्या होता है, फिर आपका आता है लाइनेक्स। लाइनेक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मल्टीटास्किंग व मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक साथ प्रोग्रामों को संपादित किया जाता है। इसमें वेब सर्वर का उपयोग करके वेब पेजों को भी बना सकते हैं। ठीक, यह भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका है जितना भी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ये सब में से आपको पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक, इसके बाद आपका आता है उबंटू। यह भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लेकिन शायद पूछे जाने की कम संभावना है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। उबंटू जो कि लाइनेक्स पर आधारित सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे साधारण और असाधारण दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यह प्रत्येक वर्ष उबंटू ओएस का 2 अपडेट निकालता है। इसके प्रयोग में सर्वर में भी होता है। विंडोज ओएस की पुराने हार्डवेयर पर सही से कार्य नहीं कर पाता है, वहाँ भी उबंटू ओएस सही से कार्य कर लेता है। ठीक, इसके बाद अगला है विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में लॉन्च किया था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, मल्टीटास्किंग की सुविधा इसमें होती है, ग्राफिक यूजर एंड इंटरफेस का भी सुविधा होती है तथा अनुकूलन इंटरफेस का भी इसमें सुविधा होती है। ठीक, विंडो एक्सपी की डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है, डेस्कटॉप विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें कुछ आइकन उसकी बाईं ओर स्क्रीन पर होते हैं, जिसे आप कहा गया माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन आदि। ये सब क्या होते हैं, बाईं ओर लगे होते हैं। डेस्कटॉप के कुछ अवयव क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया स्टार्ट बटन होता है, आइकॉन होता है, टेक्स्ट बार होता है, स्टेटस बार भी होता है। ये सब क्या है, ये सब डेस्कटॉप के अवयव हैं। इसके बाद अगला है विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं। तो किसके द्वारा दर्शाते हैं, ये किसी न किसी आइकन के द्वारा दर्शाते हैं ना। आइकन मतलब जैसे जो प्रदर्शित होता है स्क्रीन पर, वही आपका आइकन कहलाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट मेनू के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। स्टार्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका होता है प्रोग्राम्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, सेटिंग होता है, फाइंड होता है, हेल्प और स्टेटस बार, शट डाउन। ये किस में होते हैं, स्टार्ट मेनू के ऑप्शन में होते हैं। जब आप स्टार्ट मेनू जब आप
क्लिक करेंगे तो उसमें ये सब ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे किसी केबल या अन्य किसी माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि संचारण या संचार माध्यम के सहारे एक दूसरे से परस्पर संप्रेषण कर सकें या कम्युनिकेट कर सकें। फिर इसके बाद अगला है नेटवर्क के उद्देश्य। नेटवर्क के उद्देश्य क्या होते हैं? कंप्यूटर सूचनाओं को आदान प्रदान करना या संप्रेषण की सुविधाएं प्रदान करना। नेटवर्क भी 3 प्रकार का होता है। यह आपका एक लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है। लैन, मैन, वैन। अब जैसे देखिए लैन क्या होता है? लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह भी आपका पूछा जा सकता है। इस नेटवर्क के अंतर्गत कुछ कंप्यूटर केबल द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। इसकी सीमा 1 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। इसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज, लैब आदि में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, ये तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपका आता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है? इस नेटवर्क का विस्तार लैन की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निजी व सार्वजनिक दोनों रूप में किया जा सकता है। मैन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीक पर आधारित ये होता है। ठीक, अगला वैन, इसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क पूरे देश में या पूरे विश्व में फैला रहता है। इसका क्षेत्र विस्तृत है तथा वर्तमान में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह बहुत बड़े भाग में सेवाएं प्रदान करता है। इसमें त्रुटि की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे आप देखते होंगे ना, बार नेटवर्क पकड़ता है, छोड़ता है। इसके बाद अगला है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टोपोलॉजी इस विधि को बताता है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और किस ज्यामितीय ढंग से जुड़े होते हैं, और यह बहुत ही कई प्रकार से जुड़े होते हैं। तो पहला आपका जैसे है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या होता है। देखिए बस टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में सभी उपकरणों को क्रमशः केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। तार द्वारा कंप्यूटर सूचनाओं को अन्य कंप्यूटर तक भेजता है। जैसे देखिए यहाँ पे सारे कंप्यूटर क्या एक तार से कैसे जोड़े जाते हैं। तो यह क्या है? यह आपका हो जाएगा बस टोपोलॉजी। ठीक, फिर इसके बाद रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? इस प्रकार के टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक वृत्त में जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ट्विस्ट पेपर या पेजर या केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से इस प्रकार जुड़ा होता है। देखिए कंप्यूटर कैसे जुड़ा हुआ है, रिंग बनाकर, है ना। इसके बाद अगला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें एक केंद्रीय हब के साथ जुड़े होते हैं, जो कि केंद्रीय हब को होस्ट भी कहा जाता है। इसमें कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के सीधे में नहीं जुड़े होते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही संचार होता है। देखिए कैसे एक हब से जुड़े होते हैं ना। एक कंप्यूटर इधर गया, फिर इधर, इधर दाएं बाएं साएं सब जो है एक हब से एक एक कंप्यूटर अलग अलग सब जुड़े होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है मेश टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें एक जाल सा बना होता है। यह नेटवर्क डाटा को डिवाइस और क्लाइंट के बीच आसानी से रूट करने के लिए सेट किया जाता है। तो ये देखिए कैसे बिल्कुल जाल की तरह एकदम बना होता है ना, तो ऐसे ही जुड़े होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये मेश टोपोलॉजी आते हैं। इसके बाद अगला है पांचवा जो लास्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री मतलब एक पेड़ यानी कि वृक्ष की तरह ये जाल बनाते हैं। कैसे? इसमें स्टार व बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण होते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे एक पहला यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे एक कंप्यूटर, फिर इससे यहाँ, फिर इससे 3 हुए। जैसे नहीं होता एक वृक्ष की डालियाँ हैं, फिर इसके बाद इधर उसकी डालियाँ निकली हुई टहनियाँ, तो कुछ इस प्रकार है। तो ये वृक्ष की तरह बिल्कुल है, देखिए एकदम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मल्टीमीडिया। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण यह भी है।
मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। तो मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक, वीडियो आदि संयोजन कर श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। जैसे आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि, ये सब क्या है? ये सब सोशल मीडिया के ही अंग होते हैं, है ना। मल्टीमीडिया के फायदे क्या हैं? मल्टीमीडिया संचार का एक सबसे बेहतर साधन माना जाता है। मल्टीमीडिया के जरिए किसी भी विषय में या किसी भी विषय के बारे में सीखने की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। यह प्रशिक्षण की लागत को कम करता है। इसका मनोरंजन के क्षेत्र में और शैक्षिक के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक, इसके बाद अगला है मल्टीमीडिया के तत्व। तो मल्टीमीडिया कौन कौन से तत्व हैं? एक पहला आपका टेक्स्ट हो गया, फिर आपका जो है फोटोग्राफिक हो गया, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा फोटोग्राफी। आपका दो भागों में होता है, एक होता है जेपीजी में होता है, एक होता है गिफ्ट में होता है ना, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट में होता है। ठीक, फिर इसके बाद ऑडियो क्या होता है? अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ना। सबसे पहले देखते हैं मल्टीमीडिया का तत्व हो गया, फिर इसके बाद देखते हैं पिक्चर एंड ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया में चित्र या लेखा चित्र भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर जैसे आपका गिफ होता है और जेपीजी होता है। तो आपका जो फोटो होता है वो दो फॉर्मेट में होता है, एक आपका गिफ के फॉर्मेट में होता है, एक आपका जेपीजी के फॉर्मेट में होता है। ठीक, इसके बाद अगला ऑडियो। ऑडियो क्या होता है? वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं ऑडियो या आवाज़ कहते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर ऑडियो डाटा उत्पन्न करके उन्हें रिकॉर्ड करके तथा प्ले करने में सक्षम होता है। कुछ प्रचलित ऑडियो फॉर्मेट हैं जैसे आपका MP3 हुआ, फिर वेव हुआ। इसके बाद आपका अगला तत्व है इसका वीडियो। मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्र की श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जा सकता है। आजकल मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो चित्र देखने तथा वीडियो गेम आदि में किया जाता है। इसके बाद अगला है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या होता है? किसी भी तकनीक के द्वारा किसी भी फाइल को कंप्रेस करना जिससे कम स्थान घेरे। इसके अलावा जब कोई फाइल प्ले हो रही है तो उस दौरान बाकी हिस्से भी डाउनलोड होते हैं। इस प्रकार फाइल को यूज करने में फाइल को डाउनलोड होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इसे ही स्ट्रीमिंग कहते हैं, है ना। जैसे हम मान लीजिए कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कोई भी वीडियो या कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह क्रिया क्या हो जाती है? यह स्ट्रीमिंग कहलाती है। ठीक, इसके बाद अगला है यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग। इसका एक सबसे प्रचलित उदाहरण है। तो बिल्कुल सही बात है, आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर भी क्या होता है? स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग। अगला है एनिमेशन। स्थिर लेखा चित्र का समूह हो जिस एक के बाद लगातार इस तरह दिखाई देता है कि वह चित्र में गति का आभास हो रहा है, एनिमेशन कहलाता है। ठीक, चित्र से नहीं लोग एनिमेशन कराते हैं, जैसे लग रहा है कि यह वीडियो है बिल्कुल, लेकिन वो चित्र होता है। ठीक, अब इसके बाद अगला है मल्टीमीडिया की आवश्यकता। या मल्टीमीडिया की कौन कौन से अंग या हो सकते हैं? जैसे एक कंप्यूटर हो सकता है, उसमें एक मेमोरी लगी होनी चाहिए होती है, एक वीडियो कार्ड होता है, ऑडियो कार्ड होता है, स्पीकर होता है, CD रोम होता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक होते हैं, वेब कैमरा होते हैं। जैसे आप कोई भी मल्टीमीडिया यानी कि जब कोई अभी आप वीडियो बनाएंगे तो इस सब की क्या होगी? ज़रूरत पड़ती है। ठीक, मीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग। इसका प्रयोग वीडियो को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः PC में किया जाता है। इसमें वीडियो को, गानों को प्लेलिस्ट में देखा जा सकता है। ठीक, फिर इधर ये सब एनाकार्टा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इधर आइए आप लोग यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यूट्यूब का प्रयोग लोग अपने वीडियो को दूसरे लोगों तक साझा करने में या किसी की वीडियो को देखने में, जिससे अन्य लोग भी यूट्यूब के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार सभी के वीडियो डाले जा सकते हैं। जैसे आपका शिक्षा संबंधी वीडियो होगा, मनोरंजन से संबंधित वीडियो होगा, वो सब क्या होते हैं? वो सब यूट्यूब पर डाले जाते हैं ना।
तो इससे क्या होता है, लोग जानकारी को साझा करते हैं और जानकारी को ग्रहण भी करते हैं। इसके बाद अगला है गूगल बुक। इसमें क्या होता है, विभिन्न पुस्तकों, मैगजीन आदि को अपलोड करके डाउनलोड की सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न सामग्री जैसे डिजिटल डॉट बेस के रूप में स्टोर रहती है। इसके बाद अगला है आपका फेसबुक। यह मल्टीमीडिया का एक अभिन्न अंग है जिस पर हम वीडियो को देखते हैं और अपने मित्र के साथ जुड़कर उनके विचारों और उनके द्वारा अपलोड किए गए फोटो, वीडियो आदि वेब को भी या आज को भी हम देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। हमने पूरा लगभग कंप्लीट करा दिया है और एक बार इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और हम पूरी PDF जो उठा के हम जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। फिर आपके साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सब्जेक्ट के साथ, या इसी का हम जो है क्वेश्चन जो है राजन सीरीज का उसको कराएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।